नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं मैं उन सभी लोगों को आपको अपनी लिटिगेशन कैसे चालू करनी चाहिए इसके लिए एक मैं छोटी सी आपको एक ड्रॉबैक और एक पॉजिटिव बात दोनों चीज़ें बताऊंगा। आपकी लाइफ के अंदर एज ए लॉ ग्रेजुएट आप जब एक लिटिगेशन के लिए प्रोसीड करना चाहोगे, एज एन एडवोकेट अपना प्रैक्टिस करना चाहोगे, तो ये चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी। तो जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कलीग्स क्यों ना हो या आपके 1-2 साल कोई बड़े सीनियर क्यों ना हो, कोई भी जो वकील होंगे वो क्या करते हैं, वो कोर्ट्स के अंदर अपना बैठते हैं एंड अपने कोर्ट रूम्स के अंदर बैठते हैं, लिटिगेशन को समझते हैं, सीखते हैं, और जो एडवोकेट्स वहां पे आते हैं कोर्ट रूम के अंदर आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करते हैं और एक कोड ऑफ कंडक्ट देखा जाता है कि कैसे कोर्ट के अंदर प्रक्रिया प्रोसेस चलती है और कैसे कामकाज होता है और यहाँ पे कैसे आर्ग्यूमेंट्स करे जाते हैं। ये एक स्टेज तक तो ठीक रहता है कि हाँ भाई चलो अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, इट इज गुड प्रैक्टिस। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपको ये देखते हुए करते हुए 2 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, साल भर हो गया है, तो सॉरी, इस केस में आपकी जो चीजें हैं एज एन एडवोकेट के लिए वर्कआउट नहीं करेंगी। इससे बेहतर है आप जब तक कोर्ट के अंदर खुद एज एन एडवोकेट अपीयर नहीं होंगे, जज साहब के सामने अपीयर नहीं होंगे, अपनी केस फाइल लेके अपीयर नहीं होंगे, और जज साहब का जब तक आपको माइंडसेट पता नहीं लगेगा और जब तक आप अपीयर नहीं होंगे तब तक आपको जो अपने पर्टिकुलर केस के अंदर क्या मेरे को पॉइंट्स रेज करने एज एन एडवोकेट बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो जब तक आपके दिमाग में नहीं आएंगे, जब तक एक्चुअली आप अपनी फाइल लेके कोर्ट में खड़े नहीं होंगे आर्ग्यूमेंट्स के लिए बिफोर द कोर्ट। ये सीधी बात होती है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे रेज आता है कि भाई देखो ठीक है, ये बात भी सर मेरे को आपकी बात समझ में आ गई है, लेकिन मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देगा कौन? मैं एज एन एडवोकेट कोर्ट के अंदर अपीयर होना चाहता हूं, अपनी फाइल लेके अपीयर होना चाहता हूं, मैं भी देखना चाहता हूं कि जज का माइंड क्या रहता है, जज साहब का माइंडसेट क्या रहता है और मेरे को फ्यूचर पॉइंट्स अपने दिमाग में क्या रखने होते हैं आर्ग्यूमेंट्स के लिए। तो ये चीज मेरे को डील करने के लिए कैसे मिलेगी? देखो सबसे पहली बात, आप लोगों को पता होगा, आप जिस एरिया में रहते होंगे, इंडिया के किसी भी कोने में रहते होंगे, आपने वकालत करी होगी, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते होंगे, आपके पास कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता होगा, उसी के अंदर बहुत सारे अपने सरकारी वकील होते होंगे, गवर्नमेंट लॉयर्स होते होंगे। क्योंकि आप लोगों को अगर ये बात नहीं पता है, इंडिया के अंदर बिगेस्ट जो लिटिगेटर होता है, लिटिगेंट होता है, वो हमारी सरकार होती है। अब वो राज्य सरकार हो या हमारी केंद्र सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सबसे बड़ी लिटिगेटिंग जो स्किल्स होती हैं और जो लिटिगेटर होता है, जो सबसे ज्यादा केस दायर होते हैं हमारे कोर्ट्स के अंदर, वो गवर्नमेंट्स के होते हैं। आप कभी भी देखिएगा अगर कोई क्रिमिनल केस हुआ है तो वहां पे जो पार्टी है वो स्टेट को बनाया जाता है। अब स्टेट यहां पे पार्टी बन रही है तो अपीयर कौन होगा स्टेट के बिहाफ पे? गवर्नमेंट लॉयर होगा, सरकारी वकील होगा। अब वो गवर्नमेंट लॉयर्स के अपना एक ऑफिस होता है, गवर्नमेंट लॉयर्स के अपने चैम्बर्स होते हैं, ये डील करने के लिए, ये चीज देखने के लिए कि भैया मेरा जो स्टेट है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो सरकारी वकील का ऑफिस है, चैम्बर है, वो कहां है। अब ये चीज देखने के लिए आपको खुद ढूंढना पड़ेगा और वहां पे आपको असिस्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा इंसिस्ट करना पड़ेगा कि आप उनके साथ काम करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएं एज एन एडवोकेट। मैं लॉ ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूं, अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए चीजें वर्कआउट नहीं करेंगे, वो आपको हायर नहीं करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन आप एक लॉ ग्रेजुएट हो तो आपको सबसे पहला टास्क अपना ये देखना पड़ेगा कि मेरे को अपना सरकारी वकील ढूंढना है, गवर्नमेंट लॉयर ढूंढना है। इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं। देखो, आप अगर सरकारी वकील ढूंढ लोगे अपने पर्टिकुलर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा काम आपको उनके पास देखने को मिलता है, उनके पास बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। अब सीधी बात है, मैं आपके पास 10 केस लेके आ जाऊं, अब 10 केस लेके मैं आपके पास आ गया और वो 10 केस की जो लिस्टिंग है वो 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन में लगी हुई है, क्या आप हर जगह अपीयर हो जाओगे? यार एक ही तो दिमाग है, तो इसीलिए आप अपीयर नहीं हो सकते हैं। एज अ गवर्नमेंट लॉयर की मैं बात कर रहा हूं, तो इसलिए गवर्नमेंट लॉयर्स जो हैं वो अपने जूनियर्स को केस को असिस्ट करने के लिए डिलीवर कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि भैया एक्स नाम का केस है तुम ये देखो, वाई नाम का केस है तुम ये देखो। अब इस केस के अंदर फाइल तुम्हारे को पकड़ा दी जाती है, फाइल तुम्हें रीड आउट करने को दे दी जाती है। अब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पॉइंट्स आपको डिस्कस करना है कि अगर आप अपीयर होंगे कोर्ट के अंदर तो आपको क्या पॉइंट्स अपने पेश करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, तो वो चीज आप अपने गवर्नमेंट लॉयर से डिस्कस कर सकते हो। तो मेजर टास्क, मेन टास्क क्या है? गवर्नमेंट लॉयर के पास आपको अपना ढूंढना पड़ेगा। अब वो सिविल वाले काउंसिल हो या क्रिमिनल वाले काउंसिल हो, इट डजंट मैटर। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो उनके पास इतना सारा काम है, तो इससे आपको कोई मतलब डिस्टर्ब करने के लिए कोई आपके पास बैठा नहीं होगा कि आपको ये नहीं, ये ना बोलना है, ऐसा नहीं, ऐसे करना है, ये मत बोलना, वो बोलना। तो इससे क्या, आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं होगा। इंडिपेंडेंटली आप जो है केस को अपीयर करने के लिए हो सकते हो। और जो गवर्नमेंट लॉयर है उसको भी पता होगा कि भाई आप अभी फ्रेशर हो या आप अभी 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है या 2 साल का एक्सपीरियंस है, इस बंदे को मैं केस किस लेवल का दे सकता हूं, इस बंदे को केस मैं किस लेवल का दूंगा कि ये डील कर सकेगा। क्योंकि गवर्नमेंट लॉयर है भाई, सरकारी वकील है, तो उसके पास बहुत ज्यादा, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। इनफैक्ट जो भी केस की फाइल वो आपको देंगे, वो आपको वो भी एक तरीके से कमांड भी करेंगे कि भाई इस केस के अंदर ये पॉइंट रेलेवेंट है, ये पॉइंट जज साहब के सामने पेश जरूर करिएगा। इससे एक आपको सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ यार, अब मैं ऐसा इंडिपेंडेंट लॉयर के तौर पे, एडवोकेट के तौर पे अपीयर हो रहा हूं कोर्ट के अंदर,
तो मेरा ये फायदा होगा, ये बात भी आपको क्लियर हो जाती है। तो गवर्नमेंट लॉयर मेनली जो है वो ये काम करते हैं। और हमेशा हमेशा जब आप गवर्नमेंट के केस के लॉयर के तौर पे असेस करने के तौर पे अपीयर हो रहे हो, या किसी लॉ फर्म में या किसी एडवोकेट के साथ आप काम कर रहे हो, जब भी कोर्ट में अपीयर होंगे, हमेशा दिमाग में एक चीज याद रखिएगा, यू विल विन और लूज, इट डजंट मैटर। आप हारो या जीतो, डजंट मैटर, लेकिन आपकी बातों के ऊपर या आपके कोर्ट में पेश होने के बाद आपके आर्गुमेंट्स के ऊपर कोई व्यक्ति कोर्ट में बैठा हुआ हंसना नहीं चाहिए, लाफ नहीं करना चाहिए। अगर वो हंस रहा है आपके आर्गुमेंट्स के ऊपर या आपके पर्टिकुलर केस के दौरान, तो समझ लिया आपको सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हंसता नहीं है, आप भली वो केस हारते हो या जीतते हो, आपको सपोर्ट करने के लिए आपको अप्रिशिएट करा जाता है, उसी टाइम समझ लेना भाई आप सक्सेसफुल लॉयर बनने की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो। याद रखिएगा, ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बात है, आप इस बात को थोड़ा लीनियंटली मत लीजिएगा। ये मैं प्रैक्टिकली जब आप कोर्ट में अपीयर होंगे ना, एक अपना नाम पुकारने के लिए भी, अपना नाम बोलने के लिए भी ना, जज साहब के आगे हवा टाइट हो जाती है सब लोगों की। तो इसीलिए ये कॉन्फिडेंस आपका जब आएगा जब आपको अपना कोर्ट में अपीयर होते होते आपको जब टाइम हो जाएगा, 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस। मैं अपना एग्जांपल आपको अभी एक ऐसे वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि आपके सामने मैं कैमरा रख रहा हूं और कैमरे के अंदर मैं बोल रहा हूं, आपको एक पूरा पैराग्राफ बोलना है, रीड करके, लर्न करके, और थोड़ा इंप्रोवाइज भी करना है अपने कमांड्स के अंदर, आप बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे ही आप मेरे का प्रीवियस वीडियोस देखोगे, जब मैंने पहली दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो मेरे को भी इतना हेजिटेशन होता था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे मेरे को एक्सपीरियंस आया एंड जैसे जैसे अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करता रहा, इनफैक्ट कोर्ट्स की मैं बात करूं तो कोर्ट्स में मैं भी हेजिटेट होता था। तो धीरे धीरे जब हमारा टाइम बीता गया, अब आई एम जस्ट यूज्ड टू इट एंड मेरी आप जो है वीडियो के अंदर जो मैं आपको बातें बताता हूं उससे आपको कंपैरिजन दिखता होगा। आप अभी चैनल को रिव्यू करिएगा, मेरे जो पहली वीडियो होगी मेरी अप्रॉक्सी 2021 या 20 के अंदर, आप उसमें चेक करोगे तो आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, जितना ज्यादा कोर्ट में अपीयर होंगे, अपने आप से थोड़ा डील करोगे चीजें, उसके बाद में आपको अंदर अपना जो रिजल्ट है वो देखने मिलेगा। अब इसके अंदर ये जो एक ड्रॉबैक क्या आपको देखने को मिल सकता है, अगर आप कोर्ट के अंदर अपीयर होते हो एज एन एडवोकेट, तो आपको ड्रॉबैक क्या होगा, कुछ जज क्या होते हैं ना, वो सीधा बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारा नाम वकालतनामा में है, आप बोलोगे नहीं है भाई, जैसा मेरा नाम तो वकालतनामे में नहीं है। अब इस केस में कोर्ट जो है ना आपको अलाउ नहीं करते हैं, याद रखिएगा, कोर्ट सीधा आपको डिबार्ड करते हैं, सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू मेक योर सबमिशंस और एनी काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स बिफोर द कोर्ट अनलेस योर सीनियर विल अपीयर एंड असिस्ट यू। ठीक है, सीधी बात हो जाती है। लेकिन अगर आपका नाम वकालतनामा में है तो कोर्ट जो है आपको अलाउ कर सकता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी एक यहाँ पे बात बोली गई थी बहुत पहले, 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में के सामने भी एक बात बोली गई थी कि भाई जो वकील जूनियर लॉयर किसी अपने एडवोकेट के साथ काम कर रहा है, सीनियर एडवोकेट के साथ काम कर रहा है ना, और उसका नाम अगर वकालतनामा में है, तो हम उसको प्रॉक्सी काउंसिल का दर्जा नहीं देंगे, उसको हम एज अ काउंसिल का दर्जा देंगे। वो भी एक पूरा काउंसिल की तरह ट्रीट करा जाएगा, उसको हम प्रॉक्सी काउंसिल का दर्जा बिल्कुल नहीं देंगे, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है, मोटिवेट करने की बात है। अब इसके अंदर जो है यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मान लेते हैं कि आपका नाम वकालतनामे में नहीं है, तो बट आप कोर्ट को असिस्ट कर सकते हो, मतलब कन्विंस कर सकते हो कि जैसा मैं जो है सबमिशंस कुछ रखना चाहता हूं कोर्ट्स के अंदर, सबमिशंस की बात कर रहा हूं। सबमिशंस का मतलब होता है मुंह से कुछ बात बोलना चाह रहे हो, जैसा आपको मुंह से बोल के कन्विंस करना चाह रहे हो, इसका मतलब होता है सबमिशंस रखना। कोर्ट के अंदर अपने सबमिशंस रख रहे हो, तो इफ कोर्ट विल अलाउ यू, तो आपकी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी, आपका गुड लक रहेगा, तो उसके अंदर आप अपना मौका का फायदा उठा के अपना केस को आगे प्रोसीड कर सकते हो। इनफैक्ट आप एक ये लाइन भी सबसे पहले बोल सकते हो कि आई appeared as a proxy counsel before the court of law and my senior is not available. If the honorable court of law is allowed me to make some submissions, then I will point out some few points regarding my particular case. इससे क्या होगा, ये बात आप बोलोगे जब कोर्ट के अंदर, तो इसमें 2 बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट, भाई कोर्ट आपकी बात को सुनने के बाद बोल सकता है चलो भाई ठीक है, तो मुझे अपने सबमिशंस पेश करो। पहली बात तो ये, अब मौके का फायदा उठाने वाली बात आ गई। दूसरी बात आपको क्या देखने को मिलेगी, कोर्ट मना कर देगा, नहीं भाई तुम्हारे को हम अलाउ नहीं करते हैं, एज अ प्रॉक्सी काउंसिल के तौर पे भी तुम अपीयर नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा सीनियर अभी है नहीं, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये 2 बात हो सकती है। अब इस केस के अंदर याद रखिएगा, तो पहला बेनिफिट में तो आप अपने केस के अंदर पूरी सबमिशन रखोगे, दूसरे में आपको कुछ भी नहीं रखा जा रहा। तो दूसरी बात, आप इनडायरेक्टली कोर्ट से क्या कहना चाह रहे हो, जैसा साहब मेरा अभी सीनियर आया नहीं है, आप ऐसा करो दूसरी डेट दे दो। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई ना, इनडायरेक्टली अब यही कोर्ट से सीख करना चाह रहे हो, मांग करना चाह रहे हो, तो जैसा आपको अपनी बात समझ में आ जाएगी, तो दोनों में से कोई ना कोई तो बेनिफिट आपका काम करेगा। ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जहां पे आपको कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि अच्छा ठीक है तुम भाई सबमिशन सबने रखो, आपकी सबमिशन सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि भाई मैं अब जो है ऑर्डर पास कर रहा हूं, तुम्हारा सीनियर आए तो ठीक, तुम्हारा सीनियर ना आए तो ठीक। अब इस सिचुएशन में थोड़ा सा फंस जाओगे का मतलब यहां पे आपके अगेंस्ट में भी ऑर्डर पास हो सकता है, आपके फेवर में हो गया तो बल्ले बल्ले आपकी, कि अगर आपके अगेंस्ट में अगर ऑर्डर पास होता है तो इसको आप कोई अपना एक नेगेटिव साइड में बिल्कुल मत लीजिएगा। आप अपने सीनियर को बताइएगा भाई देखो हमने तो जैसा आपको कन्विंस करा था, मैंने अपने सबमिशंस पेश करे थे टू माय बेस्ट एक्सटेंड, ठीक है, बट जज साहब ने जो है बिना अलाउ करे, बिना लीव ग्रांट करे
हमें जो है ऑर्डर पास कर दिया हमारे अगेंस्ट में, तो आपको सीनियर को अंडरस्टैंड करना चाहिए इस केस के अंदर कि आपको मोटिवेट करने के लिए कि कोई बात नहीं, वी विल गो फॉर द अपील टू द पर्टिकुलर केस, बट जैसे तुमने करा बहुत बढ़िया करा। और अगर आप मैं भी सीनियर के एडवोकेट के तौर पे अगर अपीयर होता तो जज साहब यही अपना डिसीजन देते। तो ऐसे तरीके से आप अपने मोटिवेट रख सकते हो और आपके जो सीनियर एडवोकेट है वो अपने जूनियर्स को ऐसे मोटिवेट कर सकते हैं। यही एक इकलौता लिटिगेशन के अंदर कैरियर चालू करने का एक गुरु मंत्र है, एक टिप है, और ये एक प्रोसेस है। अगर आप ये चीज फॉलो करोगे ना, विद इन 2 ईयर्स आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं एज एन एडवोकेट, आपको अगर अपना लिटिगेशन चालू करनी है, सिविल की साइड हो या क्रिमिनल की साइड हो, एज अ केस में भी, इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज होते हैं, तो आपको अगर चालू करना है तो यू कैन प्रोसीड विद द पर्टिकुलर पॉइंट्स व्हिच आई हैड स्टेटेड इन योर पर्टिकुलर वीडियो। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर जरूर करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को पहचान सके। और जो लोग परेशान होते हैं अपना एडवोकेसी के प्रोफेशन के अंदर, तो वो परेशानी इनकी कुछ हद तक दूर हो सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।